हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आज हम चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक टॉपिक और बताना चाहूँगी कि जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये पढ़ाया था कि उस टाइम क्या कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। उसको लेजिस्लेटिव वर्क भी दे दिया गया था और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क भी दे दिया गया था कि मतलब उसका काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑर्डिनरी लॉ भी बना रही थी जब तक पार्लियामेंट नहीं बन जाती। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया था। देखो, इसको चेयर जीवी मालवेकर किसको चेयर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को, और राजेंद्र प्रसाद लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में थोड़ा सा वो हो गया था, तब तक क्या ये थोड़ा सा मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ये रॉन्ग हो गया था, नोट्स लिखने में गलत हो गया था, तो मैंने इसमें इसको करेक्ट कर दिया। अब हम आज का अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन देखेंगे, उसके बनने का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, देखो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज 389। ठीक है, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी 389 पीपल की थी। ठीक है, मतलब 389 पीपल लोग क्या रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेंगे, जिसमें से 296 क्या हो गए, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट होंगे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट मतलब 292 प्रोविंस में से रहेंगे और 4 चीफ कमिश्नर्स रहेंगे। ठीक है, मतलब देखो, इसमें ब्रिटिश इंडिया से मतलब है कि जो हमारा इंडिया था उसमें जो बड़े बड़े प्रोविंस थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है, उनको क्या कहा गया है, ब्रिटिश इंडिया बोला गया है। उसमें से भी क्या होंगे, 292 प्रोविंसेस में से चुने जाएंगे और 4 क्या होंगे, चीफ कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस था, मतलब वहाँ पे जो चुने हुए लोग थे वही चुनते कि ये 292 पीपल और ये 4 पीपल्स कौन होंगे। ठीक है, और 93 क्या थे, प्रिंसली स्टेट के पीपल्स थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने क्या कर दिया गया था, इसमें जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सीट्स वर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब सीट्स किस प्रोपोर्शन में अलॉट की गई, मतलब जितना जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा सीट्स। ठीक है, तो पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग सीट्स को अलॉट की गई। इलेक्शंस वर कंडक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि प्रेसिडेंट और राज्यसभा के लिए जो हम लोग सिस्टम आज अपनाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको अभी हम लोग अपने आगे वाले चैप्टर्स में इस सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, इलेक्शंस हुआ, और इस सिस्टम को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वही वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन इसका मेंबर बनेगा, उसको चुन कौन रहा था, प्रिंसली स्टेट के हेड्स क्या कर रहे थे, उनको चुन रहे थे। सीट्स वर डिसाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़, जो वहाँ की सीट्स थी उनको 3 लोगों के बीच बांट दिया गया था, एक मुस्लिम एक सिख, और इन दोनों के अलावा जो भी बच रहा था वो अदर में आ जा रहा था। ठीक है, जनरल में आ जा रहा था, अदर देन सिख एंड मुस्लिम। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट डाउन करने वाली बात है। कैबिनेट मिशन जो 1946 की बात है, हेडेड बाय पैट्रिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसको कौन हेड कर रहा था, उसको पैट्रिक लॉरेंस, क्रिस और एवी अलेक्जेंडर क्या थे, उसके हेड थे, उसको हेड कर रहे थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 था उसमें कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे। प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज़, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें जुड़ने से क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया, जब ये हुआ वोटिंग हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आया, कांग्रेस को 208 सीट्स मिली, मुस्लिम को 73 सीट्स मिली और अदर्स को 15 सीट्स मिली। तो ऑफकोर्स ये बात है, कांग्रेस जीत गई थी। ठीक है, इसीलिए मुस्लिम ने क्या किया था, वो फर्स्ट मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग
211 मेंबर्स ने अटेंड की थी। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड, मुस्लिम को इसमें से बॉयकॉट कर दिया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसको 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 2 दिन बाद, मतलब कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर को एक मीटिंग हुई, फिर 13 दिसंबर को एक मीटिंग हुई। उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया कि मतलब एक पोर्टफोलियो क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मतलब एक उन्होंने बताया कि क्या तरीका होना चाहिए, जिसको आज हम प्रियम्बल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कराया जिसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, प्रेजेंटली मॉडिफाइड वर्जन प्रियम्बल। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसी को हम लोग प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं, जिनको 22 जनवरी 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट करवाया था। ठीक है, इसमें एक नोट डाउन करने वाली बात क्या है, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना ऑल प्रोमिनेंट पर्सन वर मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये लोग महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे, लेकिन ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। ये याद रखने वाली बात है, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, फिर लॉर्ड माउंट बेटन वॉज सेंट टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल रिप्लेसिंग लॉर्ड वॉवेल। ठीक है, वॉवेल, लॉर्ड वॉवेल क्या था, उस टाइम का गवर्नर जनरल था, लेकिन फिर क्या किया गया, लॉर्ड माउंट बेटन इंडिया में आया एज अ गवर्नर जनरल और उसने लॉर्ड वेवेल को क्या किया, रिप्लेस किया। लॉर्ड माउंटबेटन केम आउट विथ अ प्लान, जिसको हम लोग माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं या 3 जून प्लान भी बोलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, अपने एक प्लान उसने दिखाया जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग करने की बात की गई थी। वेस्ट इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ने उसने क्या कर दिया था, बाइफरकेट कर दिया था। दिस प्लान इज नोन एज माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान। इस प्लान को हम लोग माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी बोलते हैं। The India Independence Act came into force from July 18, 1947. Seats reduced from 389 to 299. India Independence Act का फोर्स में आया तो 18 जुलाई 1947 को ये फोर्स में आया, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स थी वो 389 से कम करके अब 299 कर दी गई थी, क्योंकि अब हमारा इंडिया क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी हो गई थी, वो मतलब अपनी अकॉर्डिंग लॉज बना सकती थी। उनको 2 फंक्शंस दे दिए गए, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही बनाना है, साथ साथ अगर उस टाइम तक के लिए जो ऑर्डिनरी लॉ है वो भी उन्हीं को बनाना है। ठीक है, तो उनको 2 फंक्शन दिए गए, जो कि था लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा फंक्शन था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, The Indian Independence Act of 1947 provided that from August 15, 1947 would be set up 2 independent dominance India and Pakistan। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं 14 अगस्त को क्या हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और 15 अगस्त को हमारा इंडिया क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। January 24, 1950 was the last session of the Constituent Assembly। 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहला पार्लियामेंट भी बोलते हैं हमारे फ्री इंडिया का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। उसने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947 को उसने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया था 1949 को, जो कि था 2 ईयर 11 महीने और 18 दिन लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। नेशनल एंथम उसने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग उसने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्ट कमेटी पार्ट की थी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ड्राफ्ट
तो इसलिए हमारे B.R. अम्बेडकर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नोट करने वाली बात है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द नेशन फ्रॉम अगस्त 1547 टू जनवरी 26 टू 1950। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक के लिए लॉ मिनिस्टर की तरह इन्होंने वर्क किया है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।